हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोर्ट का फैसला, बिजली का करंट लगने से जिस्मानी तौर माजूर हुए नौजवान को 20 लाख रुपए अदा करने का दिया हुक्म। शेख हसीना सदमे में है, हुकूमत ने उन्हें लाहे अमल का फैसला करने का वक्त दिया। जयशंकर का आल पार्टी मीटिंग में बयान। बांग्लादेश की फौज का कर्फ्यू उठाने और तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। दफा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में गैर मुस्तकिल बशिंदों को आईनी हुकूक मिले, नित्यानंद राय का बयान। शेख हसीना की बरतरफी के बाद बांग्लादेश में तशद्दुद, 100 से ज्यादा अफराद हलाक। और पेश है खबरों की तफसील। बांग्लादेश के हालात पर भारत की जानिब से गहरी नजर रखी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत मरकजी हुकूमत ने बांग्लादेश में जारी बदअमनी और शेख हसीना वाजिद की इक़्तिदार से महरूमी के बाद के हालात पर गौर करने के लिए आज कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में लाया है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुनक्कदा इस इजलास में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर गौर किया गया है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दरमियान शेख हसीना की हुकूमत की खात्मे और मुल्क में फौज के कब्जे के बाद ताज़ा हालात पर तबादुले ख्याल किया है। जयशंकर ने तमाम पार्टियों के लीडरों को तशद्दुद से मुतासरा मुल्क की ताज़ा सूरत हाल के अलावा इसके मुमकिन सिक्योरिटी, इक्तिसादी और सफारती ताल्लुकात को लेकर हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात के बारे में आगाह किया। ज़राए के मुताबिक एनडीए हुकूमत का मकसद बांग्लादेश के बहरान के बारे में इत्तेफाक राय पैदा करना, ताहम इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान बेहतर तालमेल की कोशिश की जा रही है ताकि अपोजिशन की जानिब से इस मसले को ज्यादा तूल न दिया जाए। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज इस मामले पर काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी के इजलास की सदारत की थी, जिसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया था। इधर बीएसएफ के डीजी दिलजीत सिंह चौधरी ने मुसलसल दूसरे दिन भारत बांग्लादेश सरहद का दौरा किया है। बीएसएफ के डीजी ने आज शमाली 24 परगना और खत्ते के दीगर हसास इलाकों का मुआयना किया। याद रहे कि बीएसएफ के डीजी दिलजीत सिंह चौधरी ने बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद फौरी तौर पर कोलकाता में वाक़ा हेडक्वार्टर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने दूसरे दिन भी बीएसएफ के मुतल्लिका सीनियर ओहदेदारों के साथ एक आला सतही मीटिंग की है और हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की हिदायत दी है। सीनियर अफसरान को मुख्तलिफ इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई और बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तानी सरहद की तरफ आने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। डीजी दिलजीत सिंह चौधरी ने अफसरान को हर कोने और गोशे पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड को भी चौकस रखा गया है ताकि बेहतर तालमेल से किसी भी किस्म की दरअंदाजी को रोका जा सके। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बांग्लादेश की मईशत बहुत खराब थी और उनके अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है। तलबा ने एक ऐसी तहरीक शुरू की है जिससे न कोई कंट्रोल कर सका, न उनकी फौज और ना ही कोई और। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि हर डिक्टेटर के लिए का वक्त आता है जब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता है। वहां पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं
वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज भी जरूर हुई है, वहां पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज़ थी। अलावा काफ़ी टाइम से है और ये अब अरूज पे आ गया। There was nothing you could do about it। ये उस वक्त पहुंच गया, उस वक्त उस समिट पे पहुंच गया जहां पे इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो फिर बात यही थी कि अगर ये वहां से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते। इसलिए इसको जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहां। मैं समझता हूँ फौज का रूल ज़्यादा वक्त रहेगा नहीं, कहीं रहता भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कई देर रहा, मगर यहाँ पे चेंज आएगी, इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी, पहले माहौल ठीक किया जाएगा। वहाँ पे जो मुश्किलात थी, देखिए इकोनॉमिक कंडीशंस तो अब हर जगह बहुत ख़राब हो रही है। अमेरिका का जो अब स्टॉक मार्केट जो डाउन हो गया है उसने बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दिया है उन सब मुल्कों के लिए, खासकर जो 15 अगस्त की तकरीबात को लेकर जहां सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीबात को लेकर भी इंतजामात किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर जम्मू में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और तकरीब के पेश नज़र एमए स्टेडियम को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद एमए स्टेडियम में किया जाएगा, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। इस स्टेडियम के अंदर किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं है। यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को भी दाखिले से रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात दे रही है शिल्पा शर्मा। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और एमए स्टेडियम वो स्थान है जहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि एमए स्टेडियम को जो है वो सील कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी विंग के जवान इस समय तैनात है, जो भी गाड़ियां वाहन अंदर प्रवेश कर रही हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है और उसके बाद अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, आम जनता के लिए सील कर दिया गया है। जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल खेलते थे उन्हें भी जो है रोक लगा दी गई है और सिक्योरिटी विंग आप देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो चेकिंग की जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त की बात करें तो जम्मू कश्मीर को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और एमए स्टेडियम वो स्थान है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है और यहाँ पर तिरंगा जो है वो फहराया जाता है। और आप देखिए फिलहाल एमए स्टेडियम को सील कर दिया गया है। जो भी वाहन अंदर गुजर रहा है, जो कर्मचारी अंदर काम करते हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है और उसी के बाद उन्हें अंदर जो है वो प्रवेश करने दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण मैं आपको बताती चलूं कि सर्च व्हीकल मिरर की अगर हम बात करें तो सर्च व्हीकल मिरर एक ऐसी मशीन है जिससे वाहन के जो निचले वाले पार्ट्स हैं उनकी चेकिंग की जाती है, यानी कि उनको जो है वो पूरी तरीके से सर्च किया जाता है। जो निचले वाले पार्ट्स में यानी कि वाहन के जो निचला वाला हिस्सा है अगर उसमें कुछ रखा है तो वो उस मिरर में जो है वो शो हो जाता है। और ये आप तस्वीर देखिए कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी विंग यहाँ पर जो है वो तैनात है और अपना काम करते हुए नजर आ रही है। एमए स्टेडियम को फिलहाल सील कर दिया गया है आम जनता के लिए। और 15 अगस्त की बात करें तो जहां पर जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है, यानी कि जो व्हीकल अंदर प्रवेश कर रही है, जो कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रही है उनसे उनकी पहचान पत्र जो है उनसे पूछा जा रहा है। व्हीकल को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। अब देखिए इन्हें ये अंदर काम करते हैं, इन्हें यहाँ पर रोका गया है, इनके पास क्या कुछ सामान है वो सामान यहाँ पर चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है व्हीकल, हालांकि आप देखिए बाहर जो सिक्योरिटी विंग है, सिक्योरिटी विंग के जो जवान है वो वाहन की चेक कर रहे हैं, डिक्की खोल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं और अंदर जो सिक्योरिटी विंग के जवान हैं उनके पास एक ऐसी मशीन है यानी कि सर्च व्हीकल मशीन, जिससे वो सर्च व्हीकल मिरर, जिससे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्च करते हैं। जो निचला वाला पार्ट है कहीं उस पर कुछ लगा या कुछ रखा तो नहीं है, उसे सर्च कर प्रॉपर तरीके से सर्च कर जो है वो अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से सभी की जा रही है और खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर जो है वो रोक लगा दी गई है।
कल से शुरू होने वाली बुद्धा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जम्मू पूंछ हाईवे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 7 अगस्त से बाबा बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा को देखते हुए खुद पीर पंचाल में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू पूंछ हाईवे पर तैनात किया गया, वहीं यात्रा के लिए खाने पीने, रहने और दीगर सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। बाबा बर्फानी की यात्रा के साथ अब बाबा चटानी की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसको देखते हुए जिला राजौरी और पुंछ के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। खास करके यात्रा के गुजरने के टाइम भी मुकर्रर किए गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से किताए पीर पंचाल के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हुआ है। हमारे साथ हैं जिला मंत्री यात्रा के, इनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां। सर, किस तरह की तैयारियां इस बार यात्रा को लेकर, कितनी उम्मीद है कि इस बार कितने यात्री इस बार आएंगे? देखिए भाई साहब, जैसे आपको पता है कि हर साल की तरह इस साल भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है होने जा रही है, जिसका पहला जत्था कल 7 तारीख को राजौरी में पहुंचेगा और ये भोजन के उपरांत पुंछ की तरफ ये यात्रा जो है वो निकल जाएगी। और आखिरी जत्था जो इस यात्रा का है वो 16 तारीख को पुंछ से वापस लौटेगा और 16 तारीख को हमारी यात्रा का जो समापन रहेगा। बाकी रही व्यवस्था की बात, तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन का पूरा सहयोग है इस यात्रा में। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी, वो सभी अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। और जो ख़ास तौर पे जो आप PWD डिपार्टमेंट, उनके द्वारा यहाँ पे बहुत से बढ़िया शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें यात्री जो है बैठ के खाना खा सकते हैं और धूप के समय उसके नीचे बैठ के। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस बार कुछ टाइम की भी मदद देगी है, मगर क्या क्या टाइमिंग रहेगी? क्योंकि इस बार हालात काफ़ी पिछले कुछ अर्सा से पीर पंचाल रेंज के अंदर ख़राब हुए। सिक्योरिटी को लेके आप क्या कितने मुतमईन नज़र आ रहे हो? टाइमिंग क्या क्या सिस्टम रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारी प्राथमिकता है। कि जो भी यात्री आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करके अपने अपने घरों में लौटें। और जैसा कि आप बता रहे हैं सिक्योरिटी, तो पिछले 1 साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से यहाँ पे यात्रा का कट ऑफ टाइम 2 बजे का रखा है। 2 बजे यात्रा यहाँ से भोजन करके पुंछ की तरफ किसी भी हालत में यहाँ से पुंछ की तरफ जो है रवाना हो जाएगी। देख सकते होंगे कि बाबा बर्फानी के बाद अब बाबा चटानी की यात्रा का कल से आगाज होने जा रहा है, जिसको देखते हुए राजौरी के अंदर तैयारियां काफ़ी तेजी से मुकम्मल की जा रही हैं। और कल यात्रा का पहला जत्था राजौरी के अंदर पहुंचेगा, जिसके देखते हुए जम्मू पुंछ हाईवे पर BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फौज को भी तैनात किया गया और टाइम भी एक मुकर्रर कर दिया गया। इस टाइम के दौरान यात्रा इन इलाकों से गुजर कर निकलेगी और राजौरी के अंदर ये पड़ाव होता है यात्रा का, जहाँ यात्री रुक कर पहले इनको खाना दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से आगे रवाना किया जाता है। और इसको देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, पहले से ही काफ़ी टाइट कर दी गई है और पूरी तैयारियां इस वक्त यात्रा ग्राउंड के अंदर मुकम्मल कर ली गई हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। नाजरीन, हम आपको सीधे लोकसभा इस वक्त लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। We repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political parties, political forces with whom we were in touch. Speaker, sir, despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations, and government installations intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker, sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India.
We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Speaker, sir, the situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Speaker, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. We welcome that and will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. Speaker, sir, in the last 24 hours, we have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Individuals associated. उन्होंने आज लोकसभा के अंदर बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से सिक्योरिटी जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है उस पर अपनी बात रखी है कि वहां पर किस तरह से पहले तशद्दुद भड़क उठा, उसके बाद ही तशद्दुद के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की जान भी चली गई है और उसके साथ साथ ही उन्होंने अक़लियतों पर हमले को लेकर उन्होंने भी उसका भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुलाकात के बाद ही वहाँ पर तकरीबन जिस तरह से हम राब्ता बनाए रखे हुए हैं भारतीय हुकूमत या बांग्लादेश की हुकूमत के साथ, जहाँ फ़ौज के साथ या दीगर जितने भी वहाँ पर लीडरान हैं और साथ ही साथ जो सफारत खाने हैं जहाँ पर करीब 19,000 हिंदुस्तानी शहरी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 9,000 तलबा है और ज़्यादातर तलबा जुलाई में भी वापस आए जिस तरह से हालात पहले वहाँ पर बने हुए थे। और साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने मज़ीद कहा कि अक़लियतों की हैसियत के हवाले से भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ग्रोहों और तंजीमों की जानिब से इक़दाम की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस अमन अमान की बहाली तक गहरी तशवीश में रहेंगे और इस पेचीदा सूरत हाल में सरहदी हिफाजत करने वाली फोर्सेस को भी एहतियात और चौकन्ना रहने की भी हिदायत पहले ही दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने सभी को इस मामले पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एक हसास मामला है, जिस तरह से हालात बांग्लादेश के अंदर बने हुए हैं तशद्दुद के दौरान वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर शहरियों की हिफाजत को लेकर हुकूमत काफ़ी संजीदा है और काफ़ी तशवीश में इस वक्त, जब तक न वहाँ पर हालात बेहतर होंगे। अब जरा बात हम बूढ़ा अमरनाथ की करते हैं। कल से शुरुआत इसकी होगी और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र SDM सुरनकोट की जानिब से भी आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी और मजहबी लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर यात्रा को लेकर किए गए इंतजामात पर तबादुल ख्याल किया गया है और सभी स्टेक होल्डर से अपील की गई है कि वो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अपना ताउन दें। आज इस यात्रा के रिलेटेड मीटिंग थी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है सुरनकोट की, वो सारे ऑफिसर्स ऑफिशियल थे इसमें और जितने भी यहाँ की प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स और सिविल सोसाइटी के लोग थे वो भी थे। और इस मीटिंग का मकसद जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है जो हर साल की तरह कल से शुरू हो रही है,
उसकी जो फाइनल अरेंजमेंट्स थी उनको लेके थी, और जितने भी हमने आज से कोई 10 दिन पहले डी साहब ने एक मीटिंग ली थी और उसमें कुछ डिसीजन हुए थे, उन डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये थी। और हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है और ये यात्रा बड़े अच्छे तरीके से और एक सक्सेसफुल तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एसडीएम साहब ने बड़े प्यार से एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे ऑफिसर्स को बुला के यात्रा को आराम से अपने एरिया से गुजरने के लिए बहुत अच्छी मीटिंग ली है और पूरा कोऑपरेशन करने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो इसलिए हम हमारी पूरी बरादरी शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल एसडीएम साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस यात्रा को कामयाब करने के लिए सारी जिम्मेवारी ली है। तो हमने भी उनके साथ हाथ मिलाने का बिल्कुल वही वायदा किया है, जैसे वो करेंगे ऐसे हम भी करेंगे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर साल की तरह इस साल भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जो यात्रा कल से शुरू हो रही है, इसके विषय में आज एसडीएम साहब सुरनकोट ने पूरी सुरनकोट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को जितने भी हैं उनकी आज मीटिंग कॉल की, और उसमें हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, चाहे उसमें सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन थे, उन सभी ने शमूलियत की और बढ़ चढ़ इसमें हिस्सा लिया। और सभी का यही कहना था कि ये जो ऑल ओवर इंडिया से यात्रा आ रही है, ये हमारे पुंछ की शान है और हमारे सुरनकोट की शान है, और हम सब इस लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम इसमें इसका साथ देंगे, और हम सभी इनका जो भी ऑल ओवर इंडिया से यात्रा आ रही है इसका वेलकम के लिए हम सभी लोग वादी कश्मीर में जारी गर्मी की लहर और तवील खुश्क मौसम के दरमियान कई इलाकों में बाग मालिकान काफ़ी परेशान हैं। बाग मालिकान और किसानों ने बताया है कि वादी में बदलते मौसम के बीच बागात में लीफ माइनर और दीगर बीमारियां फूट पड़ी हैं, जिसकी वजह से नुकसान का अंदेशा है। ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से किसानों और बाग मालिकान का कहना है कि पिछले 3 सालों में इस बीमारी ने इनके बागात को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तौर पर शोपियां ज़िला के ज़ैनबपुरा इलाके तक महदूद थी ये बीमारी, और ये कीड़ा अब तकरीबन पूरी वादी में फैल चुका है। माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी के फैलाव की वजह इटली और दीगर ममालिक से दरामद की गई जड़ें हैं, जिनकी बीमारियों की जाँच के लिए मुनासिब क्वारंटीन की ज़रूरत है। उनका कहना था कि अगरचे हुकूमती सतह पर क्वारंटीन के कुछ रहनुमा उसूलों पर अमल किया जाता, प्राइवेट कंपनियां अक्सर इन ज़रूरी प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिसके नतीजे में ऐसी बीमारियां फैलती हैं। और उन्होंने अब माहिरीन से अपील की है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए अद्वियात रिकमेंड करें ताकि किसानों और बाग मालिकान नुकसान से बच सके। लीफ माइनर डिजीज खासकर सानी एप्पल इंडस्ट्री पे ज्यादा असर अंदाज अत गई ज्यादा खुद ज्यादा 2-3 वरी मुतरक गमतिस यथ कन वन यह प्लांट मटीरियल वेस्टर्न कंट्रीज पे आव यह आय तथ सज आज ब्रो 10 वरी लीफ माइनर मगर हाकस पाकस लगान मगर ूंटन पे आसानी कहें युत काल वुचान तम दवा छकित 100% कंट्रोल गसान कह गो यह थोड़ा सबसाइड गसान तम सत मगर पे रेत खंड गसान बी अम लिहाज वुचान तक डिपार्टमेंट अम लिहाज खतर कह इंतजाम कर्म कह न वन तम न डिपार्टमेंटन तमें सोचमुत अत पे खास कर साइंटिस्ट तमो अम लिहाज सोचन अत पे 100% कंट्रोल गल वुचान मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ान अखबार पे कह मतलब वेस्टस मज कह नई साड़ तमो बन ये पे असल पे कंट्रोल गसान कह मगर वन वुचान आम मतलब आम बाजारस मज तम दवा वन वत एक नई किस्म की बीमारी जिसको लीफ माइनर कहते हैं, ये पहले यहाँ पर नहीं थी, लेकिन लापरवाही की वजह से जो ये हाई डेंसिटी यहाँ पर आया, जिसको क्वारंटाइन नहीं रखा गया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है इसका वो अपनाया नहीं गया, विदाउट क्वारंटाइन इनको मार्केट में प्लांट्स को लाया, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक फैल गई। और जो हमारे जो ट्रेडिशनल पेड़ भी यहाँ पर थे उनको भी अपने लपेट में ले लिया, और इस वक्त हमारे पास कोई इसका इलाज ही नहीं है। हम 2 चीज़ों की यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे। एक तो ये देखा जाए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, क्या इस लापरवाही का उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि इससे कितनी डिस्ट्रक्शन यहाँ के जो मुकामी पेड़ है या जो फसलें हैं कितनी ख़राब हो जाएंगी। एक तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी एक प्रोब भी होनी चाहिए कि किस तरह इसको विदाउट क्वारंटाइन यहाँ के लोगों को दिए गए ये प्लांट्स। एक तो वो, दूसरा ये कि आप इनके पास जो कोई इसके कम्बैट करने के लिए जो भी मेडिसिन ये हमें प्रोवाइड किए, जिसमें हमने लाखों रुपया हर एक ज़मींदार ने खर्च कर दिया, लेकिन कोई रुकावट
या कोई तदारुक। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।